ऐसी लड़ाई देखने के बाद जियान को लग रहा था कि जैसे वो कोई पिक्चर की लड़ाई देख रहा हो। जियान का मन तो कर रहा था कि वो एक पॉपकॉर्न लाकर बैठ जाए और इन लोगों के बीच की लड़ाई का मजा ले। भले ही जियान इस केस में इन लोगों की कितनी भी मदद कर ले, लेकिन उसके अंदर ये बात हमेशा से थी कि उसे यहाँ से भागना ही है। तो इनकी आपसी लड़ाई आगे चलकर जियान के लिए फायदा ही बनेगी। इस केस के चक्कर में जियान अपना मकसद भूल नहीं सकता था। जब चीफ ने अभय का कॉलर पकड़ा तो जियान को लग रहा था आज तो दो पहलवानों के बीच में बड़ा घमासान युद्ध होगा। उसने अपने दांतों के बीच उंगलियां चबा ली और बड़े गौर से चीफ और अभय को घूरता रहा। चीफ ने अभय को यह बात याद दिलाई थी कि वो उसका शिष्य था और जो भी कुछ उसने सीखा है वो उसकी बदौलत ही सीखा है। अभय को लग रहा था कि आज चीफ ने उसकी बेइज्जती की है, जिसका उसे मुंहतोड़ जवाब उन्हें देना चाहिए। घूरते हुए अभय ने कहा, गुरुजी, मैं कुछ नहीं भूला हूं, आपने ही मुझे सब सिखाया है। ये बोलते ही अभय के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई और उसने अपनी आगे की बात कही, इससे पहले आप मेरे से ज्यादा ताकतवर थे, तो जो भी आप बोलते थे वही सच होता था और सब लोगों को उसको मानना ही पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मेरे शब्द और मेरा हुक्म सबको मानना ही पड़ता है। ये बोलते ही अभय ने चीफ की कलाई मोड़ दी। चीफ की जोरों से चीख निकली और अभय ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। चीफ की उम्र अब काफी हो गई थी। अब उनके अंदर पहले वाला जोश और ताकत नहीं रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि वो अभय से किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर वो फिर से अभय से लड़ते तो उन्हीं की हार पक्की थी। अभय की शारीरिक क्षमता इस वक्त सबसे ज्यादा थी, कोई भी उसे टक्कर नहीं दे सकता था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, लगता है मेरे गुरुजी मुझसे मुकाबला करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार मौका आपको देता हूं, बल्कि सिर्फ इनको ही नहीं, तुम सब जो यहाँ मौजूद हैं, जो अपने चीफ के तलवे चाटते हैं, तुम सब के पास एक मौका है। अगर तुम में से किसी ने भी मुझे मारकर हरा दिया तो मैं तुम लोगों को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने दूंगा। अगर नहीं तो तुम सबकी जिंदगी मैं नरक बना दूंगा। ये सुनते ही वहां मौजूद गगन, रितिका और बाकी सभी को गुस्सा आया। वो सोचने लगे कि ये बाहर का आदमी उनसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है। वो भले ही पद में उनसे बड़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इन सबको कुछ भी कहेगा। उसे सबक सिखाने के लिए रितिका फिर से खड़ी हो गई और बोली, मैं आपसे लड़ूंगी। ये बोलते हुए रितिका आगे आने लगी कि जियान ने उसका हाथ पकड़कर उसके कान में कहा, रितिका मैम, अभी हीरो बनने का टाइम नहीं है। देखा नहीं चीफ को कैसे पटक दिया। अपने गुस्से और क्रोध को शांत करिए। इस आदमी को ताकत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से ही हराया जा सकता है। नीचे गिरे हुए चीफ ने अभय से बोला, अभय, हमारे मामले में तुम दूसरे लोगों को मत लाओ। ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है। खबरदार, जो मेरे अफसरों को तुमने कुछ भी किया तो। चीफ की बात सुनकर अभय हंसने लगा और उसने कहा, अपनी हालत देखिए गुरुजी, आप बूढ़े हो चुके हैं। एक बार मेरे हाथ से फिर से अगर आपने मार खाई तो पता नहीं आप भगवान को प्यारे ना हो जाएं। आपके चेलों को इसीलिए मैंने बुलाया, जरा मैं भी तो देखूं इन चूहों में कितना दम है। अभय के शब्द गगन के दिल में तीर की तरह चलते जा रहे थे। उसे इस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई सभी अफसरों को बेइज्जत करने की। गुस्से में आकर वो आगे बढ़ा और उसके साथ रितिका ने अपना हाथ जियान से छुड़ाया और वो भी आगे बढ़ गई। दोनों इतने गुस्से में थे कि मानो अभय को वो आज छोड़ेंगे नहीं। अभय ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो, कोई तो है जिसे अपने गुरु का सम्मान है। जरा देखते हैं किसमें कितना दम है। तीनों लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जियान देखता जा रहा था कि ये लोग बड़े ही बचकानी हरकत कर रहे हैं। भला ऑफिस के लोगों का आपसी में लड़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफी की निशानी है। उन सबको देखते देखते जियान बड़ी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर अभय, रितिका, गगन, कैलाश, चीफ और बाकी सारे मौजूद लोग हैरानी से उसे देखने लगे। जियान ने अपनी जेब से ह्यूमनॉइड की नियम वाली किताब निकाली और उसे पढ़ते हुए उसने बोला, तीसरा खंड नियम नंबर 8 ये बताता है कि जब म्यूटेंट आपसी लड़ाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या सजा मिलेगी। अगर लड़ाई के दौरान किसी को भी जरा सी जख्म और चोटें आ जाती हैं तो 3 से 15 दिन के बीच डिटेंशन दिया जाएगा, और अगर लड़ाई के दौरान किसी को जानलेवा चोट लगती है या किसी की मौत हो जाती है तो उन्हें
3 से 15 साल के बीच की जेल की कैद उन्हें मिलेगी। जियान किताब के नियम तेजी से पढ़कर बाकी सबको सुनाता है। सब लोग उसकी तरफ घूरने लगते हैं और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान झलक आती है। वो बोलता है, वो मैं अभी इसे याद कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा तेज बोल दिया, माफ करना अगर मैंने आप लोगों की लड़ाई रुकवा दी तो। प्लीज कंटिन्यू करें, एक दूसरे का मुंह तोड़ देना और मेरी चिंता मत करना, मैं तो बस नियम को याद कर रहा था। आप लोगों को डराने का मेरा मकसद नहीं था। नियम चाहे कोई भी हो, लेकिन ह्यूमनॉइड एजेंसी में अक्सर ऐसी लड़ाइयां होती रहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत। फर्क बस इससे पड़ता है कि आखिर में जीतता कौन है। आखिर में हमेशा उन लोगों के बीच ऐसी लड़ाई होती थी और लड़ाई के बाद ही एक आखिरी फैसला निकल के आता था। अभय बहुत मेहनत के साथ इस पद तक पहुंचा था और न जाने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया था। अब वो भला अपने पद और पहुंच को ऐसे ही जाया क्यों जाने देगा? उसने जियान से पूछा, ये कौन है? जियान ने कहा, कौन? मैं? अध्यक्ष जी, आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं और मैंने भी आपके जितना ऊंचे पद का व्यक्ति पहली बार देखा है। मैंने जब पहली नजर आपके ऊपर डाली थी तभी मैं समझ गया था कि आप बहुत ही ताकतवर शख्स हैं। लेकिन जब मैंने आपकी बात सुनी मुझे लगा कि आप न सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हैं। अक्सर जब ऊंचे पद पर पहुंचते हैं तो वो बड़े ही नाजुक हो जाते हैं और अपनी मोटी चमड़ी को भूल जाते हैं। वहां मौजूद लोग थोड़ा हंसने लगे। जियान अभय के साथ मस्ती कर रहा था और उसकी तारीफ कर कर उसको चिढ़ा रहा था। वो ऐसी बातें बिल्कुल अपना गंभीर चेहरा बनाकर बोल रहा था तो वहां मौजूद लोग और हंसने लगे। आवाज उन तक ना पहुंचे इसलिए सब लोग मुंह छिपाकर हंस रहे थे। जियान ने एक तरीके से अभय को मोटी चमड़ी का बोल दिया था, लेकिन शायद अभय को अभी तक ये बात पता नहीं थी, इसीलिए उसने कहा कि बच्चे, बहुत ही कम मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि तबाही इंसानों के शब्दों से शुरू होती है। ये बात तुम हमेशा याद रखना। जियान पलटकर जवाब देता है, मुझे पता है कि चीफ मेरी बहुत तारीफ करते हैं। मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर उन्हें गर्व है। वैसे तो मैं यहाँ पर नया हूँ और आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो चीजों को तो आपको मेरे से बेहतर पता होगा। जियान अभय का चेहरा देखता जा रहा था और उसे लग रहा था कि अभय का चेहरा बिल्कुल बदसूरत है, बिल्कुल उसके दिल की तरह। अभय अपने मन में ये सोचता रहा, ये लड़के की जुबान बहुत चलती है। जिस पद पर वो है उसके हिसाब से तो उसे जियान जैसे आदमी के मुंह भी नहीं लगना चाहिए। रितिका जैसों से लड़ना तब भी उसके बराबर का था, लेकिन इस छोटे आदमी से बहस करना तो बिल्कुल उसकी शान के खिलाफ था। उसने मन में ठान लिया कि उसे इस जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना। अभय जियान से कहता है, अपनी बकवास अपने पास रखो, मुझे ये सब सुनने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं। ये बोलते ही अभय आगे बढ़ने लगता है। रितिका अभय को आगे बढ़ता हुआ देखकर डर जाती है। अगर अभय अंदर जाकर भावना की फाइल को बंद कर देगा तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक इसी वक्त जियान पीछे से बोलता है, अध्यक्ष जी, क्या आपको डर है कि आप ये केस सुलझा नहीं पाएंगे और इसीलिए इसे बंद करने की आपको बहुत जल्दी है? अभय ने रुककर पीछे मुड़कर देखा और उसने कहा, अरे ओ, क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल। जियान ने जवाब दिया, मैं तो बस पूछ रहा हूं कि अगर ये केस हम ऐसे ही बंद कर देते हैं तो क्या बाहर हमारी बदनामी नहीं होगी कि ह्यूमनॉइड एजेंसी एक मामूली से केस को भी सुलझा ना पाए? क्या ये हमारी निष्ठा और हमारे काम के प्रति सवाल पैदा नहीं करती? अगर हमें सिर्फ केस बंद ही करना है तो ये इन्वेस्टिगेशन विभाग बनाया ही क्यों है? क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि हम किसी की गलती को छुपा सकें? आखिर आपको इतना डर लगता क्यों है? हम है ना काम करने के लिए। आप तो बस आराम से अपने केबिन में बैठकर तमाशा देखिए, हम सब हैं आपकी सेवा करने के लिए। गुस्से में आकर अभय बोलता है, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी का इंटर्न हमें नहीं बता सकता कि हम ये केस को सुलझाएं या बंद करें। जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगा, मुझे उसमें किसी की भी राय की जरूरत नहीं है। जियान अभी शांत नहीं होता और फिर से बोलता है, इंसानों के हक के लिए कई सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, है ना? हमारी जैसी एजेंसी ही इंसानों के हक को छीन लेगी तो भला हमारा इस ऑफिस का क्या काम? हम क्यों लाख रुपया इसमें लगाकर इन्वेस्ट करते हैं और मुजरिम को पकड़ते हैं? अगर हर जुर्म के बाद हमें बस फाइल बंद ही करनी है तो मुझे तो लगता है कि इस ऑफिस को बंद करके हम सबको जंगल में शिफ्ट हो जाना चाहिए।
वैसे भी हमने पूरे शहर को ही जंगल राज बना दिया है। बोलते बोलते जियान का चेहरा भी गंभीर हो गया। अभय जो ये सब सुन रहा था, उसे जियान के ऊपर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो जियान की हर बात को समझ पा रहा था। उसे लगने लगा अगर ऐसा किसी को भी शक होने लगा कि उन्होंने ये केस जल्दबाजी में बंद कर दिया है तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा। ऐसी खबर पूरी की पूरी दुनिया में हलचल मचा सकती है। अगर ये बात बाहर निकली तो इसका परिणाम भी शायद वैसा ही हो जैसे डायरेक्टर जिन के साथ हुआ था। अभय को डर लगने लगा कि उसको भी जिन की तरह किसी दूसरे शहर में ना फेंक दे। जियान की बात सुनकर कैलाश और रितिका भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उन्होंने बोला, जियान बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात अगर बाहर निकली तो हमारी एजेंसी की ऐसी बदनामी होगी कि हम उसे शायद जिंदगी भर ठीक न कर पाए। अभय समझ गया कि ये सब मिलकर अपना जाल फेंक रहे हैं। गुस्से में उसने जियान से बोला, तू बड़ा ही शैतान है। अभय का चेहरा उतर गया और वो जियान के करीब आता रहा। अभय को अपनी ओर आते देख जियान डर गया और वो चीफ के पीछे जाकर छुप गया। अभय वहीं रुक गया और हंसते हुए उसने जियान से बोला, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें एक मौका चाहिए तो मैं जरूर एक मौका दूंगा। 5 दिन मैं तुम लोगों को देता हूं। 5 दिन के लिए मैं इसी शहर में रुकूंगा जब तक तुम इस केस में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अगर 5 दिनों के अंदर तुमने इस केस को सुलझा लिया तो सब खुश हो जाएंगे, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें पकड़कर हमारे मुख्यालय में ले जाऊंगा और वहीं पर तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी। ये सुनते ही बाकी सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, पर जियान घबरा गया। उसे लगने लगा कि कहीं वो ये केस 5 दिनों में नहीं सुलझा पाया और उसे ये मुख्यालय ले गया तो वहां से भाग कैसे पाएगा। मन ही मन जियान सोचने लगा कि कहीं उसने अपने पैरों पर ही तो कुल्हाड़ी नहीं मार दी। क्या जियान 5 दिनों में ये केस सुलझा पाएगा? अगर वो ना सुलझा पाया तो अभय उसे मुख्यालय ले जाकर उसके साथ क्या क्या करेगा। ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।